चलिए चौथा कह रहा है बड़ी लंबी चौड़ी कहानी। बेटा बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, कोई मतलब नहीं, कहानी एकदम मूर्ख बनाने के लिए कर रहा है। क्या कहता है, चलिए अच्छा पढ़ लेते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई मिथाइल ईथर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फला फला फला, कुल दिया है ना। देखो यहाँ पूछ क्या रहा है कि इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, प्रेशर को क्या कर रहा है बेटा, यहाँ ध्यान देना, बहुत कहानी पढ़ना मजा आएगा कहानी पढ़ने में, ठीक है ना, लेकिन मैं उचित नहीं समझता बेटा। अब देखो प्रेशर की यूनिट क्या ले रहा है बेटा, बार ले लिया है, ठीक है ना। और टाइम की यूनिट कितना ले बेटा, मिनट ले लिया, सेकंड नहीं लेना है, देखो यही मैं कहता हूँ, टाइम लिखो, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसके बाद तो बताना है बेटा, क्या बताना है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट और रेट कांस्टेंट के लिए बेटा सीधे रेट का तो फिक्स है, और रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए क्या करना चाहिए बेटा, क्या देखना चाहिए आपको, बोलो क्या देखना चाहिए, सीधे आंख मूंद करके देखना चाहिए हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, इसी से हम पता करते हैं। तो चलो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतनी कहानी लंबा दे दिया है, कोई मतलब नहीं। कह रहा है बेटा प्रेशर की यूनिट यूज कर दो बेटा बार, ठीक है ना। और टाइम की यूनिट क्या यूज करना बेटू, टाइम की यूनिट यूज कर दो मिनट, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो फिक्स है बेटा, याद करिए वहां पर कंसंट्रेशन के फॉर्म में क्या लिखते थे, देखिए कंसंट्रेशन अगर होता तो मोल लीटर इनवर्स, है ना, एंड टाइम इनवर्स, जो भी दिया होता टाइम लिख देते थे। जब हम प्रेशर चलते हैं बेटा ना, तो वहाँ मोलर कंसंट्रेशन तो होता नहीं है, वहाँ पर प्रेशर होता है, तो इस मोल पर लीटर की जगह पर प्रेशर लिख दिया कीजिए जो यूनिट का है, ठीक है ना। तो बताओ क्या यूनिट होगी, बार की इसकी जगह पर हो जाएगा बार, और टाइम मिनट में कह रहा है बेटा तो मिनट इनवर्स कर दीजिए। बोलो कितना इजी है, बस यही पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ दैट रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब दूसरा बेटा, दूसरा क्या पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए क्वेश्चन देखो बेटा, रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखना चाहिए आपको, किसको देखना चाहिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कह रहा है बेटू, के CH3O के पावर 3/2, इसका मतलब ऑर्डर कौन सा होगा बेटू, इसका ऑर्डर बता सकते हैं क्या, ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इज 3/2, सीधे आंख मत करके रिएक्शन के पावर को देखो बेटा, कंसंट्रेशन, ठीक है ना, वो बता देगा 3/2, और रेट कांस्टेंट ऑर्डर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बोलो रेट कांस्टेंट की यूनिट का फार्मूला क्या बताता था, वहां बताता था मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रेशर है तो बार के पावर 1 - n एन ऑर्डर हो जाएगा, क्या होगा ऑर्डर। तो बेटा यहाँ पर ऑर्डर कितना है, यहाँ पर ऑर्डर कितना है 1 - 3/2, ओके, और मिनट इनवर्स। ओके, अब 3/2 करो बेटा, तो 2 - 1/2 आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगा, -1/2 पावर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि बार के पावर -1/2 एंड मिनट इनवर्स इज द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यही रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। तो कहानी बहुत हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे टू द पॉइंट की बात करनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, मेंशन द फैक्टर्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करते हैं। तो बेटा आप पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा रेट ऑफ रिएक्शन, अगर पूछ दे कैसा तो सीधे कर दीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा बेटा अगर प्रेशर से भी अफेक्टेड होगा, लेकिन प्रेशर स्पेशली गैस पर अप्लाई होगा, अगर लिक्विड है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर गैसियस फेज होता तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता। कंसंट्रेशन पर बेटा इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन का भी, कंसंट्रेशन। अब कहेंगे कंसंट्रेशन, मान लीजिए पूछता है कैसे, तो बेटा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा अगर देखेंगे तो कैटेलिस्ट का भी इफेक्ट पड़ता है, कैटेलिस्ट का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। कैटेलिस्ट, पॉजिटिव कैटेलिस्ट अगर लोगे बेटा, पॉजिटिव कैटेलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाएगा, और नेगेटिव कैटेलिस्ट लेंगे तो बेटा वो घटाने का काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, कारक हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, क्या करा है, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, ये रिएक्शन कैसा बेटा, सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट बेटा क्या करता है,
सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है ना। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड रिड्यूस टू हाफ। यानी कहने का सेंस बेटा कि इसको कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि जो है बेटा ऑर्डर सेकेंड है, द्वितीय कोटि की है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता कंसंट्रेशन डबल कर दें और फिर करा हाफ कर दें, तो कैसे प्रभावित होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, दोनों कंडीशन में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे बेटा। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए हमने लिख दिया एक रिएक्शन आर से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, ठीक है ना। तो जब कह रहा है सेकेंड ऑर्डर है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ आर के पावर 2। रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन यही होगा, ठीक है ना। चलिए ये पहला इक्वेशन हमने रख दिया, कोई दिक्कत, ये पहला इक्वेशन हो गया। मान लीजिए हमने इसको कर दिया R1, ये तो सिंपल इक्वेशन हो गया। लेकिन पहला देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर हम कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर दें बेटा, उसकी सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए, तो यानी जब दूसरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा R2 वो क्या हो जाएगा, तो K इंटू कंसंट्रेशन को डबल करेंगे बेटा तो एक्टिव मास ऑफ R हो जाएगा 2R का स्क्वायर। कंफ्यूजन, तो बेटा इसको हम ये नहीं लिख सकते क्या, R2 इजकल टू 2 जा 4, अब 4 आ गया यहाँ पर, तो 4K एक्टिव मास ऑफ R का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना। इट इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब इन्हीं में कंपेरिजन करना चाहता है कि R2 कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना। बेटा यहाँ पर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइड कर दीजिए, दोनों को क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है ना। तो खुद ही क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। R1 बाई R2, ठीक है ना। तो R1 की जगह पर क्या लिखे बेटा, K एक्टिव मास ऑफ R का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा बेटा R2 की जगह पर क्या लिख दोगे बेटा, इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा पूरा, ठीक है ना। ये वाला इक्वेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 4K एक्टिव मास ऑफ R का स्क्वायर। बेटा ध्यान देना, K से K कैंसिल्ड, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल्ड, तो बेटू क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 1/4 होगा। तो R2 को अगर पता करें तो 4 उधर मल्टीप्लाई कर देगा बेटा, 4 इंटू R1, 4 इंटू R1। इसका मतलब क्या बेटा कि रेट ऑफ, अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ओके, चलो दूसरा कह रहा है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि रिड्यूस टू हाफ, अगर हाफ कर देंगे तो बेटा पहला कंडीशन तो ही होगा R1 इजकल टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ R का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है। लेकिन जब इसको कह रहा है कि हाफ करेंगे तब क्या होगा, ठीक है ना। तो उस पर तो मान लीजिए हमने ले लिया R2 इजकल टू होगा बेटा K इंटू 1/2, हाफ कर देंगे R का स्क्वायर, नहीं हो जाएगा क्या, वहाँ डबल था, यहाँ पर क्या होगा बेटा R का हाफ हो गया बेटा। तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी आ जाएगा 1/4 K एक्टिव मास ऑफ R स्क्वायर। कंफ्यूजन, ये R2 की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, R2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया बेटू, अब कंपेरिजन कर दो बेटा। तो इक्वेशन फर्स्ट 1 को लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू, तो R के 1 की जगह पर क्या हो जाएगा K एक्टिव मास ऑफ R का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 1/4 K एक्टिव मास ऑफ R का स्क्वायर। कंफ्यूजन, तो KR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, K से K कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गए, तो आया क्या R1 बाई R2 इजकल टू 1/4 में ऊपर 4 चला जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, नहीं। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 को देखेंगे तो R2 को जब देखेंगे बेटा तो R2 क्या हो जाएगा, अब 4 इधर आ जाएगा तो R1/4 नहीं हो जाएगा क्या, इसका मतलब कि 1/4 हो जाएगा। जब आप कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे बेटा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो इनिशियल का
फोर्थ पार्ट्स हो जाएगा। कंफ्यूजन यही पूछा था, कितना इजी था क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, यानी वेग स्थिरांक पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। हाउ कैन दिस टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली, यानी ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए हिंदी में, हिंदी वालों को प्रॉब्लम होती है तो बेटा समझ लीजिए। यानी ये हिंदी में कहेगा बेटा कि वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, कहने का मतलब। तो बेटू ध्यान देना, आप पढ़े होंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक, उसमें एक बात आई थी कि KT प्लस 10 डिग्री अपॉन KT, तो इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो बेटा कि जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देंगे, 10 डिग्री बढ़ा देंगे, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। यानी आप समझ गए होंगे कि चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, ध्यान देना बोर्ड में कभी पूछ देगा तो बच्चे सोचेंगे कि एक्सोथर्मिक पर अप्लाई नहीं होगा ना बेटा, चाहे उष्मा छेपी हो चाहे शोषी हो, एंडो एक्सोथर्मिक दोनों पर बेटा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर लगभग 2 से 3 गुना तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली सब पाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो टेम्परेचर जितना हम बढ़ाएं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। ओके, ठीक है ना। अब बात आ रही कि हाउ कैन दिस टेम्परेचर अफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली, तो बेटा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसके लिए क्वेश्चन दिए थे माननीय आर्हेनियस साहब ने, आर्हेनियस जी ने दिया था। क्या दिया था बेटा, उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि रेट कांस्टेंट K इक्वल टू A बेस E माइनस EA अपॉन RT। ठीक है ना, ये आर्हेनियस इक्वेशन कहलाता है। बोर्ड में कभी कभी आर्हेनियस इक्वेशन भी पूछ देता है। K क्या है, रेट कांस्टेंट है। A क्या है बेटा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर कह देते हैं। EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू भी याद कर लो बेटा, न्यूमेरिकल में आएगा 8.314, यानी 8.314, जोड़ दो 3 1 को 4 आता है ना। इसका हो जाएगा जूल, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स में होता है। ठीक है ना। और टेम्परेचर बेटा ध्यान देना एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर एब्सोल्यूट में क्या अंतर बेटा, इसका मतलब है केल्विन स्केल पर होगा, यानी जितना डिग्री सेल्सियस दिया होगा उसमें 273.1.5 जोड़ दिया कीजिए तो केल्विन हो जाएगा। हालांकि अप्रॉक्स 273 ही ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के यही पूछ रहा था बेटा, इस इक्वेशन पर डिपेंड करता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसको आप लोग रिवाइज करिए और प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलेंगे और प्यारा प्यारा कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, तो यहीं पर मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।